हेलो गाइस। वेलकम टू ब्राइट पाथ। आज हम लोग करेंगे सर्किट एंड सिस्टम्स का यूनिट 3। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिक ऑफ एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, फेजर्स, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस, मेश एनालिसिस को ही लूप एनालिसिस बोलते हैं, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिज सर्किट, ट्रांसफर फंक्शन, पैसिव फिल्टर। एक टॉपिक और हम लोग करेंगे, वो है रेजोनेंट सर्किट्स। उसको भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा राइटिंग में एडजस्ट कर लेना गाइस। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला टॉपिक है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट में सबसे पहले समझेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। द करंट एंड वोल्टेज वेरी साइनसोइडली विथ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। यही करंट अगर किसी सर्किट में हम यूज किए तो उसको बोलते हैं एसी सर्किट। अब साइनसोइडली का मतलब यहाँ पे है साइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन जो है ये इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे साइनसॉइडली लिखा है। अब समझेंगे कंपोनेंट ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट में कंपोनेंट क्या क्या यूज होंगे? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एसी वोल्टेज सोर्स। ये सब हम लोग पहले से पढ़ ही रखा है सारा चीज। एक बार नोट से गो थ्रू हो जाना गाइस। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। कैपेसिटर, अब देखो कैपेसिटर क्या होता है। रेसिस्ट चेंज इन वोल्टेज, स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब ये सारी चीजें हमें फेजर समझने में तो काम आएंगी। देखो ये 90 डिग्री ये फेज ही है। ये फेज से अब कैसे फेज है देखो, फेज मतलब एंगल, फेज एंगल होता है। अब यहाँ पे करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखो करंट मैक्स पे है, फिर वो ऐसे आया ऐसे गया ऐसे, ये साइन फंक्शन की तरह। अब यहाँ देखो ये स्टार्ट हुआ वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारा मैक्स जो है और करंट का मैक्स, इन दोनों के जो गैप है मैक्स होने में, यही गैप को ही लीड बोल रहा है। यहाँ पे लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे एक्ट्स लाइक ओपन सर्किट एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होता है? कैपेसिटर में टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये हो जाता है, ये हो गया वी, ये हो गया टी। अब वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो गया, डीवी बाई डी टी जीरो हो गया, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो गया। यहाँ पे देखो डीवी बाई डी टी जीरो डालोगे तो आई जीरो हो गया, आई जीरो हो गया मतलब क्या? ओपन सर्किट। कैसे ओपन सर्किट? याद करो बचपन में पढ़ा है हमने, क्लोज्ड पाथ में ही करंट चलता है। अगर करंट नहीं कहीं पे चल रहा, कहीं पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सर्किट ओपन है। अब हम लोग समझेंगे इंडक्टर क्या है। इंडक्टर अपोजिट चेंज इन करंट। इंडक्टर, ये इंडक्टर ऐसे हम लोग बनाते हैं, कैपेसिटर हम लोग ऐसे बनाते हैं। कैपेसिटर जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सब चीज भी हम लोग पढ़े ही हुए हैं। स्टोर्स एनर्जी, ये एनर्जी है यार, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो चीज लिखा है करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन आइडियल केस। अब यहाँ पे वही चीज है। अब यहाँ देखो ये जो ग्राफ है ये, अगर इसको आप मान लो यहाँ वोल्टेज का, वोल्टेज जैसे ये वोल्टेज का होगा, अब देखो करंट लैग कर गया, क्यों? ये है करंट, ये है वोल्टेज। वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो गया, करंट पीछे रह गया मैक्सिमम होने। तो ये इंडक्टर का केस था। अब एक्ट्स लाइक शॉर्ट सर्किट एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब? अब देखो यहाँ पे सेम चीज है, ये हो गया देखो आई, ये हो गया टी। अब आई टी का जो ग्राफ है यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है इनफाइनाइट टाइम। अब यहाँ पे देखो डी आई बाई डी टी तो जीरो हो गया। अब डी आई बाई डी टी जीरो हो गया तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी जीरो तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जीरो, वोल्टेज जीरो हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यही था हमारा छोटा सा इंट्रो था। अब चलो हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। कुछ नहीं है ये फंक्शन जो है, हम इसको फंक्शन को लिख रहा है, करंट के फंक्शन को, वोल्टेज के फंक्शन को, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ भी फाइव आ सकता है। आई इज टू आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई नॉट पीक करंट है, वी नॉट भी पीक करंट है, पीक वोल्टेज है, सॉरी पीक वोल्टेज है। यहाँ ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फाइव जो है वही फेज एंगल है जो अभी बता रहा था मैं, जो अभी बता रहा था मैं, लीड कर रहा है, जो लैग कर रहा है वोल्टेज,
या करंट लीड कर रहा है, वो ये फेज एंगल में ही तो लीड कर रहा है, तो ये वही फाई है। अब एवरेज करंट वगैरह का फॉर्मूला आप देख के चले जाना, वैसे ही सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। IRMS रूट मीन स्क्वायर, ये देखो रूट मीन का स्क्वायर कर रखा है। यहाँ पे एवरेज करंट देखो, ये जैसे ग्राफ लेते हैं, इसका एरिया टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। अब हम लोग देखेंगे RLC, थोड़ा सा ये जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारा पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं, बस एक क्विक रिवीजन है। RLC देख लो, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये प्योरली इंडक्टिव, ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे रखा है, देखो एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस दिया है, अलग अलग है। अब यहाँ देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस यहाँ R होता है, यहाँ का रेजिस्टेंस XL इक्वल्स टू ओमेगा, यहाँ का रेजिस्टेंस XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। बोलोगे भैया यहाँ तो भाई रिएक्टेंस लिखा है, वही रेजिस्टेंस वही रिएक्टेंस बोलते हैं यहाँ, यहाँ पे भी रिएक्टेंस लिखा है, वही रेजिस्टेंस ही है ये। अब करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का करंट हम लोग पढ़े हुए हैं, V इक्वल्स टू IR बाई ओम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू V/R। अगर इस R को अगर हम अभी बताया, ये रेजिस्टेंस जो है हम XC यूज कर दे, XL यूज कर दे, XL यूज किया तो इंडक्टर का क्रॉस करंट आ जाएगा, IL बेसिकली हो जाएगा V/XL, और IC हो जाएगा V/XC। अब फॉर्मूला देख लो अच्छे से, ध्यान रखना, XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा C और XL इक्वल्स टू ओमेगा L। अब यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी वो साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से आया हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा वाले से। अब थीटा जो था, यहाँ पे जो फाई आएगा, ओमेगा टी प्लस चल रहा है ना, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से देखो, वो जो लीड कर रहा था यहाँ पे देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है। जो हम पढ़े थे कि इंडक्टर में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, ये वही चीज का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ग्राफिकल शो है ये। अब हम लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है IR ओम्स लॉ के थ्रू है, यहाँ पे वही इसको ही मल्टीप्लाई कर दो, VL इक्वल्स टू IXL, VC इक्वल्स टू IXC। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे ये है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है ये कि कहीं कहीं ओमेगा मान लो नहीं दिया रहता, फ्रीक्वेंसी दे देता, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ओमेगा हमेशा डायरेक्ट नहीं रहेगा, वी नॉट इज वी 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 इक्वल्स टू V0 साइन 10t+5 दे देगा मान लो, तो ये 10 जो है ये ओमेगा है। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा बार बार, ये चीज देख के खुद से कंपेयर करके कि हाँ भाई यही ओमेगा है, क्वेश्चन में यूज कर लेना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेजर्स। फेजर क्या होगा, फेजर एक रिप्रेजेंटेशन है भैया साइनसोइडल फंक्शन का, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का। फेजर है कि क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड और उसका एंगल का, एक साइनसोइडल फंक्शन का। अब यहाँ पे देखो, एक साइनसोइडल फंक्शन है, इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, वोल्टेज का है V0 एंगल फाई, करंट यहाँ वोल्ट वोल्ट का साइन देख के रखना। अब देखो यहाँ पे आई को भी हम कर सकते हैं, I0 एंगल फाई, जो अपना एंगल होगा फेज एंगल, वो एम्पियर। यही है फेजर हमारा। अब देखो एक चीज अभी हमने पढ़ा, करंट जो वोल्टेज लीड कर रहा था, जो हम लोग पढ़े थे, देखो यहाँ पे उसको एक ग्राफ में ही कर लिया। यहाँ देखो ऊपर चलते हैं पहले, ये देखो यहाँ पे जो पढ़ा था ये वाला, ये वाला, ये दोनों को एक साथ यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, ये नीचे वाला कैपेसिटर का, ये इंडक्टर का ऊपर वाला। अब देखो यहाँ पे XL VL है, ये XC VC, ये वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अब एक अजम्पशन लिया हुआ है यहाँ पे, अज्यूम इफ VL इज ग्रेटर देन VC एंड XL इज ग्रेटर देन XC। सिर्फ इसको अगर माने फिलहाल यहाँ इस वाले के लिए, तो VL माइनस VC, अब VL ऊपर है VC नीचे है, देखो यहाँ VL ऊपर, अब इनका रिजल्टेंट VL माइनस VC, अगर VL बड़ा है तो इनका रिजल्टेंट ऊपर ही तो आएगा, तो ये VL माइनस VC ऊपर आया। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ है। अब इनका रिजल्टेंट जो निकालोगे, रिजल्टेंट ये V इक्वल्स टू अंडर रूट
वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। अब ये चीज काम आता है वहां पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन तुमको दे देगा। अब इसके अक्रॉस तुमको वोल्टेज दे देगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे देगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दे देगा। अब बोलेगा वोल्टेज बताओ कितना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा सर, अब देखो ये वाला जो अजम्पशन किया था एक और, इससे क्या होगा। तो अब हम मान रहे हैं एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। एक्ससी भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे बस एजम्पशन लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सएल ऊपर है, एक्ससी नीचे है, इस साइड हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही है, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं दोनों को। अब रिएक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर अगर बड़ा है, हम यहाँ पे ऐसा जंक्शन करके चले हैं, तो इसका रिजल्टेंट तो ऊपर ही आएगा भैया, एक्सएल माइनस एक्ससी। अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर में पढ़ रखा है, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो रिजल्टेंट है इसको ही इम्पिडेंस बोलते हैं। ये हमारा इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अच्छा, अब एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। 1/z होता है एडमिटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबका रेसिप्रोकल कर दो, 1/xl माइनस 1/xc का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया एडमिटेंस का फॉर्मूला। अब एक चीज यहाँ पे है, इसमें पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, अब ये जो हमने बनाया, ये एक्सएल माइनस एक्ससी, ये आर, इसका जो रिजल्टेंट आया हमारा जेड, ये हो गया फाई। ये जो एंगल बनता है सब जगह यही है फाई, यही है फेज एंगल। वोल्टेज वाले केस में भी ये फाई ही है, देखो यहाँ देख सकते हो फाई। अब देखो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर। ये कॉस फाई देखो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस आर जेड, आ गया कॉस फाई। अब एक चीज और हम लोग को पढ़ना है, वो है पावर जो होता है, रिएक्टिव पावर, रियल पावर, अपरेंट पावर। तो उसका भी एक ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल था ये वैसे तो, इम्पिडेंस ट्रायंगल। अब यहाँ देखो पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे। ये हमारा पावर ट्रायंगल जो है, ये ऐसे, ये हमारा ये हमारा होता है पेरेंट पावर, ये हमारा रिएक्टिव पावर, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ये एस है, एस इज इक्वल्स टू वी आई। अब देखो ये हमारा रियल पावर, इसको बोलते हैं वॉटफुल पावर। वॉटफुल होता है ये, वॉटलेस ये है। रिएक्टिव पावर वॉटलेस हो गया, ये वॉटफुल है। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई। अब अच्छा सर ये कॉस फाई है, तो ये साइन फाई हो जाएगा, पी इक्वल्स टू वी आई साइन फाई। अब ये हमारा फाई है, तो ये हमारा था अब पावर ट्रायंगल। अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये। तो हमें अब सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का पहला चीज तो ये है कि निकालना क्या है। तो यहाँ पे जेड निकालना है हमें, फाई निकालना है, कॉस फाई चाहिए। पहले तो जेड निकालना है हमें, तो जेड का क्या है, अभी हम लोग देखे थे जेड का एक फॉर्मूला, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 230 वोल्ट, 50 हर्ज। अब आप देखो एक्सेल तो हमें पता है ओमेगा है। अब भैया ओमेगा तो दिया नहीं है, तो ओमेगा के जगह एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 2 पाई एफ ओमेगा इक्वल्स टू। तो यहाँ पे एक्सेल इक्वल्स टू 2 पाई एफ
एल, ये यही चीज यहाँ पे देखो किया हुआ है। फॉर्मूला डालो, कुछ फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए, बिना कैलकुलेटर यूज किए इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला। अब देखो एक्सी के लिए वही 1/ओमेगा सी हम लोग पढ़े हैं, 1/2 पाई एफ सी किया कि ये आ गया एक्सी हमारा और एक्सएल आ गया। देखो ओम्स में ये रेजिस्टेंस ही होता है, बस यहाँ पे रिएक्टेंस बोलते हैं हम इसको। अब देखो जेड का फॉर्मूला जो मैंने वो उस टाइम बताया था इम्पीडेंस ट्रायंगल से, वही है फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। जेड इम्पीडेंस, एक इम्पीडेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट। एक ये देखो यहाँ पे आर है, अब डीसी में तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ इसका रेजिस्टेंस अलग होता है, इसका रेजिस्टेंस अलग होता है, इन सब का रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसको जेड बोलते हैं। अब उसका यूज क्या है, अब देखो अब ये रिजल्टेंट तो हमारे पास आ गया, रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट, अब करंट निकालना हुआ V/जेड। अब वैसे तो आर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे जेड यूज करेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास जेड है, तो वही यहाँ पे किया हुआ, ये आ गया। फाई हमारा रह गया, फाई का हम लोग पढ़े थे, कॉस फाई का एक फॉर्मूला R/जेड, वही R/जेड। आर हमारे पास है, जेड हम अभी यहाँ निकाल लिए, आ गया आंसर। अब कॉस फाई को इन्वर्स कर दो, कॉस इन्वर्स, एंगल आ गया। बस यही इतना ही सा सवाल था। अब रिप्रेजेंटेशन जो हम पढ़े थे, अब जैसे यहाँ पे Z = 46.16 और एंगल था हमारा 64.32। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन भी। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैश एनालिसिस, उसको ही बोलते हैं लूप एनालिसिस। मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस सेम ही है। हम देखेंगे कि मैश एनालिसिस में करते क्या है। देखो असाइन मैश करंट I1 I2। अब मैश क्या है, मैश देखो क्लोज्ड पाथ जहाँ बन रहा हो, क्लोज्ड पाथ बन रहा हो उसको मैश बोलते हैं। एक लूप देखो ये बन रहा है, ये वाला, एक लूप देखो ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, तो ये 3 मैश हो गए। अब इसमें बोल रहा है करंट असाइन कर दो, तो ये देखो I1 हम कर दिए, I2 कर दिए, I3 कर दिए। अब राइट केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश। अब केवीएल इक्वेशन हम ईच मैश के लिए कैसे लिए, केवीएल क्या होता है, अब देखो केवीएल क्या होता है, केवीएल होता है समेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, इस एलिमेंट्स के अक्रॉस, इस एलिमेंट के अक्रॉस, इस एलिमेंट के अक्रॉस, इस एलिमेंट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा एक क्लोज्ड पाथ में उसका समेशन 0 होगा, ये केवीएल। तो अब हम देखेंगे कि केवीएल लिखते कैसे हैं, केवीएल इक्वेशन यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो देखो पहले तो हम साइन देखेंगे, आप प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है क्वेश्चन में, प्लस माइनस। अब देखो ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब यदि आप सेकंड, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड है ये वाला, तो अगर आप सेकंड वाले प्लस को लेते हो तो यहाँ भी सेकंड लो, यहाँ भी सेकंड लो, ये भी सेकंड लो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, केवीएल लगा दो। और दूसरा, दूसरा पहला तो साइन हो गया कि हम अगर ये प्लस ऊपर वाला ये लिए तो यहाँ पे माइनस लेंगे, नीचे वाला माइनस लिए तो यहाँ वाला प्लस लेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, I1। अब इस वाले लूप में देखो, इस वाले लूप में देखो I1 जो है करंट, यहाँ से I1 आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है I2। तो जिस लूप का हम बात करेंगे, ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है। अब जिस लूप का हम बात करेंगे उस लूप में I1 या I2, अगर हम आई लूप 2 में बात कर रहे हो तो I2 बड़ा मानेंगे, I1 को छोटा मानेंगे, और I3 को भी छोटा मानेंगे। इस लूप में देखो, इस लूप में इधर I3 है तो I3 I2 से छोटा होगा और I2 I1 से बड़ा होगा, मतलब I1 भी छोटा ही होगा I2 से। अब हम लूप 1 में बात करेंगे, I1 जो है यहाँ पे बड़ा होगा लूप 2 से, ऐसा मान के चलना है। यही एक इसका ट्रिक और ये मेथड है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे पहले वाले में, ये तो पहले 10 ∠30 लिख दिया, ये माइनस का लेंगे हम, ये माइनस कर लिया तो ये वाला प्लस का लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले वाला साइन यूज कर रहे हैं, इसका भी पहले का यूज करेंगे। प्लस कर लिए 5 ओम -j2। अब ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, पढ़ा है हमने V = IR, वोल्टेज निकालना है IR, देख लो यहाँ पे I क्या है, I यहाँ पे I1 लो, ये आ गया हमारा इन दो एलिमेंट का
इन दो एलिमेंट का हमारा आ गया यहाँ पे वोल्टेज। अब बात करेंगे ये तीसरा एलिमेंट जो हमारा ये 3 ओम, इसका क्या होगा। इसका भी सेम करेंगे, आई वन बड़ा मानेंगे 3, और आई वन माइनस आई टू। यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है हमारा, ये आई वन आई टू। अब आई वन माइनस आई टू हम करेंगे, क्यों, आई वन ऊपर जा रहा है, आई टू नीचे जा रहा है, एक रिजल्टेंट तो करंट तो दोनों होगा नहीं, तो रिजल्टेंट करंट यूज करेंगे। ये हो गया लूप वन का पहला इक्वेशन। ये लूप वन के लिए हमने यूज कर लिया। अब लूप टू के लिए देखो, लूप टू के लिए देखो, यहाँ पे आई टू बड़ा ऊपर है तो आई टू बड़ा मानेंगे। अब यहाँ पे हमारा आई टू करंट जा रहा है, तो जे फाइव इंटू आई टू हो गया, जे फाइव इंटू आई टू। देखो जे फाइव इंटू आई टू। अब ये 5 ओम, आई टू माइनस आई थ्री, आई टू माइनस आई थ्री 5, और ये वाले के लिए क्या करेंगे, 3 आई टू माइनस आई वन। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या करेंगे, देखो 5 ओम लेंगे, आई थ्री माइनस आई टू, आई थ्री माइनस आई टू। यहाँ देखो आई थ्री माइनस आई टू। अब इन दोनों का बात करेंगे, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर लो, इंटू आई थ्री कर दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ टू माइनस, टू वैसे प्लस होता है लेकिन इसका साइन पहले से माइनस में, 2 - J2 I3। ये आ गया 0। ये तीसरा इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये हमारा क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, अगर हमें आई वन चाहिए, पहले तो देखो हमें आई वन आई टू आई थ्री निकालना है, ये तीनों। अब क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। देखो क्रैमर्स रूल थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा। A B C D E F G H I, इधर देखो एक्स वाई और जेड, और ये वाला मान लो कैपिटल इज इक्वल्स टू, सॉरी, ABC। अब क्या करना है, पहले आपको इसका डेल्टा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इस वाले का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इस वाले का डिटर्मिनेंट जो आया उस डिटर्मिनेंट को निकाल लिया, अब वो उसको छोड़ दो। अब क्या करोगे, अब तुम्हें एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स निकालो। पहले डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स के लिए तुम्हें क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को एक्सचेंज कर दो ABC से। इसको यहाँ पे डाल दिए फर्स्ट कॉलम में डाल के अब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। कैसे होगा, देखो ABCBEHCFI, ये देखो हमने एक्सचेंज कर दिया, ये डेल्टा एक्स आ गया। वैसे ही डेल्टा वाई के लिए हम क्या करेंगे, ये रहेगा A D और G, ये वैसे ही रहेगा, ये वाला कॉलम को हम चेंज कर देंगे इससे, तो डेल्टा वाई आ गया, फिर डेल्टा जेड आ गया। अब क्या करोगे, अब देखो अब क्या करोगे, अब जो है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ये करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू के लिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा कर देंगे। वैसे ही वाई के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये क्या आ गया, वाई आ गया। जेड के लिए क्या करेंगे, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, ये हमारा जेड आ गया। तो यही देखो यहाँ पे किया हुआ है, ये डेल्टा आई वन आई टू आई थ्री, आई वन आई टू आई थ्री निकाला। अब क्यों निकाला, देखो यहाँ आई वन था, आई टू था, आई थ्री, डेल्टा आई वन आई टू आई थ्री आ गया। अब देखो हमें आई वन चाहिए, तो आई वन के लिए क्या किया, डेल्टा आई वन अपॉन आई, डेल्टा आई, ये डेल्टा आई हमने निकाला इससे, यहाँ पे पुट किया। कैलकुलेटर यूज करना सीख लो, अगर कैलकुलेटर यूज नहीं किया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर करना सीख जाओ। कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन करोगे कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा 1 सेकंड में आंसर। ये आई टू आई थ्री। अब देखो एक चीज यहाँ पे और दिया, जेड इक्वल्स टू आर, आर, ये फाई ले सकते हैं हम, फाई वर्क क्या है, फेज एंगल है बेसिकली। अब ये फाई क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कहाँ से आया, ये देखो, ये वापस वाई है, ये एक्स है जो फेज में हम पढ़ रहे थे, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वही चीज लिखा है यहाँ पे, आर की वैल्यू, ये रिजल्टेंट आ गया यही। अब क्या होगा, ये देखो, ये हमारा जो मैग्नीट्यूड है ये वाई है, और ये जो हमारा ये एक्स है। अब ये हमारा फाई है, अब टेन फाई क्या होगा, वाई बाई एक्स। तो फाई क्या होगा, फाई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये होगा। सो ये यही था हमारा मेश एनालिसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस में हम एक रेफरेंस नोड लेते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं, उसका वोल्टेज जीरो कर देते हैं रेफरेंस नोड का, और जो जंक्शन या जो नोड है उस पे एक एक वोल्टेज मान लो। बस यहाँ से KCL लगाओ, आंसर आ जाएगा, वैसे ही इक्वेशन निकलेगा। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ देखो,
This method used to determine the voltage at different nodes in AC circuit using Kirchhoff current law. Kirchhoff current law क्या था? जितना करंट आएगा, जितना करंट इन होगा, उतना ही करंट आउट होगा। जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। अब देखो, आइडेंटिफाई ऑल नोड। पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा नोड कितने। यहाँ देखो, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, दिख रहा है। एक रेफरेंस नोड ले लो। हम रेफरेंस नोड ज्यादातर नीचे ही लेते हैं। और असाइन कर दो V1 V2। अब देखो, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। अप्लाई KCL एट ईच नोड, नॉन रेफरेंस नोड। जो यहाँ पे, अब जैसे इसको मैंने नोड मान लिया, रेफरेंस नोड, तो इधर नहीं लगाना हमें। हमें ऊपर लगा लो पूरा KCL और फाइंड कर लो। KCL लगाने के बाद तीन इक्वेशन आ जाएंगे, दो दो इक्वेशन, यहाँ दो नोड है। जितने नोड होंगे उतने इक्वेशन। अब देखो, ये जो सर्किट था हमारा, यहाँ पे कैसे, सिग्मा आई इन इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आउट, टोटल करंट इन इज इक्वल्स टू टोटल करंट आउट। अब देखो, यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, इन हो रहा है। यहाँ से ये करंट सोर्स है, यहाँ से करंट आ रहा है। यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ, ये I1 में डिवाइड हुआ और I3 में डिवाइड हुआ। तो हम टोटल करंट आई इन कितना हुआ? 2 एम्पियर हुआ, एंगल 0 है। और आउट कितना हुआ? I3 प्लस I2। और अब देखो, अब यहाँ से क्या दिक्कत होगा? I3 और I2 हम लोग पढ़े V इक्वल्स टू आई आर। अब यहीं से ये निकल जाएगा, आपको V इक्वल्स टू आई आर नहीं, आपको पता चल जाएगा। हम लोग पढ़ रखे हैं V इक्वल्स टू आई आर। अब क्या करोगे भाई? हमको I चाहिए तो V बाई आर कर दो, खत्म बात। अब देखो, यहाँ पे V बाई आर कैसे करोगे? I3 के लिए, I3 के लिए क्या होगा? V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 माइनस V2 आ गया यहाँ। अपॉन क्या करोगे? रेजिस्टेंस से डिवाइड। रेजिस्टेंस क्या है? 4 J4 से डिवाइड करो, ये I3 आ गया। अब I2 क्या है? I2 देखो, सॉरी ये I1 था, सॉरी ये I1 था। ये I1 देखो क्या है? I1 क्या करोगे? V1, I1 क्या होगा यहाँ? V1 माइनस 0। ये नीचे का वोल्टेज 0 है, यहाँ पे हमने रेफरेंस में 0 माना। V1 माइनस 0 अपॉन क्या होगा? 5। लो, यही लिखा है देखो, V1 बाई 5, V1 माइनस V2 अपॉन J4। इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। अब ये माइनस कैसे आ गया? एक यहाँ पे दिक्कत होगा, ये माइनस है। ये माइनस कहाँ से आया? ये माइनस आया, यहाँ देखो बताता हूँ। देखो, ये 1/4 J था। तो इसको क्या करते हैं? रैशनलाइज, J ऊपर भी नीचे भी करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हो गया J²। J² क्या? J का वैल्यू क्या है? J जो है, J हमारा क्या? √-1। अब J² यहाँ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऊपर J रह गया 1/4 J, ये माइनस का, इसको ही यहाँ लिखा हुआ है 0.25 J माइनस। ये इक्वेशन 1 आ गया। वैसे ही हम इक्वेशन 2 पे अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 पे देखो क्या करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए देखो, इक्वेशन 2 का मैं ऊपर बता दूं सर्किट देख के। इक्वेशन 2 के लिए क्या करोगे? देखो, ये करंट इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। ये जो माना था हमने यहाँ I3, ये I3 देखो, यहाँ देखो, I3 हमने इधर मान रखा है। तो I3 इधर आ रहा है। ये तो नॉर्मल ये करंट सोर्स है, इससे करंट भी इधर आ रहा है, I3 इधर आ रहा है। तो I2 क्या होगा? I3 प्लस ये करंट सोर्स से जो करंट आ रहा है, 3 ∠45। ये हो गया हमारा I2। अब I2 कैसे हम बताएं? ये आउट, ये इन है, ये आई इन है, सॉरी आई आउट है, ये आई इन है, ये आई इन है, ये आई आउट है। अब आओ देखो, ये हो गया आई इन, ये हो गया आई आउट। उस सर्किट में यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ से 3 ∠45 आ रहा है, और ये दोनों तरफ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया। तो ये रहा हमारा I3, ये था I3, ये है I2। I3 इन हुआ, I2 आउट हो गया, ये 345 इसमें ऐड कर दिया। अब ये I3 क्या था? I3 हम अभी निकाले, ऊपर में इधर निकाले थे I3। ये I3 ये रहा, V1 माइनस V2 बाई J4। V1 माइनस V2 बाई J4। ये लो, ये लिखा, ये रहा, ये रहा। ये माइनस वही J अपॉन J से, J को ऊपर करने के लिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उससे इक्वेशन आ गया। वापस मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मैट्रिक्स मेथड क्या है? वही क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल देख लो ना एक बार अच्छे से, क्रैमर्स रूल लगाओ, आंसर निकालो। यहाँ V1 V2 का आ गया। अब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये सर ये था,
ये था ए, ये था बी। अब पूछ देता कि हमें तो अभी पूछा कि ए और बी पे क्या है, तो हमने यहाँ V1 माना, इसे V2, तो ये V1 का आंसर आ गया, ये V2 का आंसर आ गया। पूछ सकता था इसके अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अभी हम देखें V1 माइनस V2 कर रहे थे, ये वही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 माइनस V2 कर दोगे, इस इंडक्टर के अक्रॉस आंसर आ जाएगा, या फिर जो भी उस जगह एलिमेंट रहेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। ये पहले से फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है। देखो एक्चुअली थेवेनिन थ्योरम क्या है। मान लो एक सर्किट है, ये थेवेनिन थ्योरम में क्या करते हैं हम, एक एक जेड टी एच निकाल लिया, जेड इक्विवेलेंट मतलब इन सब का रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकाल लिया, उसको क्या करेंगे हम, उसको लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दो। अब जैसे देखो, ये हमारा मान लो जेड टी एच हो गया, एक सेकंड। क्या करते हैं, ये जेड टी एच हो गया, जेड इक्विवेलेंट, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, और इसके साथ सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस आर कुछ भी हो सकता है, एक्सएल भी हो सकता है, एक्सी भी हो सकता है। यही है हमारा थेवेनिन थ्योरम। हम पहले आर के लिए पढ़े, अब एक्सी एक्सएल के लिए पढ़ना है। यही बस यही डिफरेंस है पहले और अभी। तो देखो क्या कहता है थेवेनिन थ्योरम, एनी टू टर्मिनल्स ऑफ अ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड एन इक्विवेलेंट सीरीज रेज। वही मैं बताया, एक हो गया ये अपना जेड इक्विवेलेंट जो जेड टी एच हम बोल रहे हैं थेवेनिन, ये जो थेवेनिन इम्पीडेंस है जेड टी एच, ये वोल्टेज सोर्स एक हो गया, हमारे पास दो तीन वोल्टेज सोर्स होते फिर भी हम उसको एक में ही कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये हो भी सकता नहीं भी होता। अब देखो स्टेप क्या क्या है। पहले तो लोड रेजिस्टर अगर सर्किट में हो, मान लो यहाँ पे ए और बी, इनके बीच में आपको निकालना होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अगर इनके बीच में अगर कोई लोड रेजिस्टेंस होता तो हम पहले इसको रिमूव करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, वीटीएच निकालेंगे, वीटीएच निकालेंगे थेवेनिन वोल्टेज जिसको बोलते हैं। कैसे निकलेगा, इट इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल। अब ये यही है वीटीएच, इन दोनों के बीच का वीटीएच हो गया वोल्टेज, उस वोल्टेज को ही थेवेनिन वोल्टेज बोल रहे हैं। तीसरा हम निकालेंगे जेडटीएच और आरटीएच। जेडटीएच ही निकालेंगे, आरटीएच डीसी का हो गया ना, हम जेडटीएच पे बात कर रहे हैं। जेडटीएच के लिए क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे, वोल्टेज सोर्स सबको क्या करो शॉर्ट कर दो, और जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स, उसको क्या करो, उसको ओपन कर दो। तब निकाल लो, उस समय क्या निकालोगे, जेडटीएच। जेडटीएच आ गया हमारा, सब चीज आ गया। अब ये सर्किट हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। लोड रेजिस्टेंस यहाँ बना दो, जेडटीएच बना दो, वीटीएच सबकी वैल्यू निकालना अभी हम सीखेंगे। यही हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, ड्रॉ इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, पहले लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे। देखो ए और बी में वीटीएच फाइंड करना है, A और B। अब इसको क्या करना है हमें, ए और बी के बीच का जो लोड रेजिस्टेंस था हमने हटा दिया। अब यहीं पे हमें फाइंड करना है वीटीएच। कैसे फाइंड करेंगे वीटीएच, अब हमें पता है जो इसके पैरेलल सर्किट में ही, जो देखो ये पैरेलल है दोनों, जितना वोल्टेज यहाँ होगा सेम वोल्टेज यहाँ होगा। अरे भाई सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी सर्किट सीरीज में चल रहा हो, यहाँ जितना करंट होगा I1, यही यहाँ भी I1 ही होगा। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इन दोनों का क्रॉस, इस दोनों के अक्रॉस भी वही होगा। अच्छा सर, तो अब हमारा क्या मोटो है, इन दोनों के बीच का हमें वोल्टेज चाहिए। इन दोनों के बीच का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, अगर हमें पता चल जाए इसमें करंट कितना है, तो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट हम निकाल लेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ जी भाई।
तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप मान लिया, मान लो यहाँ पे मैंने मान लिया I1 करंट चल रहा है, I1 करंट जा रहा है। यहाँ पे KVL लिख दो, अप्लाई KVL, जो हमने पढ़ा था मैथ्स वाले में वही है। मैं ये साइन लेके चलता हूँ, -50 एंगल 0 है, +3 I1 -J4 I1 +4 + I6, I1 = 0। अब क्या होगा, यहाँ से हमारा I1 देखो आ गया, ये देखो, यहाँ देखो जो हमने लिखा है वही है, सिर्फ अलग करके लिखा हुआ है। तो ये चीज से यहाँ से हमारा I1 आ गया। अब I1 आ चुका है, अब I1 आ गया। अब VTH क्या होगा, VTH कुछ नहीं होगा, V = I R होता है बस। यहाँ पे R क्या, I पता चल गया हमें, ये है I। अब V = IR से क्या करोगे, 6.868 एंगल -15.945 इंटू ये जो रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 4 + J6। सीरीज में है ये दोनों, इसलिए हमने जोड़ दिया रेजिस्टेंस डायरेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, VTH आ गया, ये देखो VTH। अब इस हमारा स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 हमारा ZTH निकालना है। ZTH के लिए बताया था, जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट हम कर देंगे। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, उसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। और अगर करंट सोर्स होता, मान लो ये होता करंट सोर्स, तो इसे ओपन छोड़ देते हैं, ऐसे ओपन छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे ZTH हम निकालेंगे। ZTH कैसे निकालेंगे, ये दोनों देखो, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में। अब ये चीज कैसे पता चल रहा है, देखो ये बी है, ये टर्मिनल बी है, यहाँ भी बी ही है, ये सेम यहाँ बी है। अब देखो ए और बी को डिवाइड कर लिया, बीच में सी मान लो, ये सी है। अब देखो B2C, एक सी ले लो, B2C, देखो एक ये है, एक रेजिस्टेंस है। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत आसान से समझ आ जाएगा। अब देखो B2C, यहाँ देखो B2C, ये भी है, तो B2C हम इसको भी बना लेंगे। अब देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, लेकिन ये है हो गया पैरेलल में सी के। अब देखो ये तो सी के साथ पैरेलल में हो गया। अब देखो A2C, ए से सी, अगर ये सी जो है, ए से सी क्या, ए से सी देखो फिर थोड़ा सा वो हो गया हमारा, ये ऐसे, ए से सी अब हमारा क्या है, सीरीज में इनसे हो गया कनेक्ट, J5 और -J4। J5 - J4 करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का J रह गया बस। तो वही J यहाँ पे लिखा है, और इन दोनों को आप अगर पैरेलल में डायरेक्ट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। आप करके एक बार देखना, 3 - J4। अब इसको 1/डिवाइड +1/4 + J6, अगर इसको करोगे आप एलसीएम लोगे तो वापस यही आएगा, ये 1/Z। अब 1/Z ये आया, तो Z ये आ गया, ये ओम्स में हमें Z मिल गया। अब लास्ट में क्या करना, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकाल दो, ZTH वोल्टेज, IL आ गया हमारे पास, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस था J5, ये लोड रेजिस्टेंस बना दिया। अब IL जो ये इस इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या होगा, ये वोल्टेज अपॉन में ये ZTH, और इसका जो है सीरीज में इसका जो कनेक्ट किया वो भी हो गया रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पता चल गया, बेसिकली इम्पीडेंस, और IL का फॉर्मूला में डाल दो, हमें IL पता चल गया। तो ये था हमारा थेवेनिन थ्योरम। अब हम देखेंगे नॉर्टन थ्योरम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम थ्योरम हम क्या करते हैं, थेवेनिन में हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, इसमें क्या करेंगे, इसमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब वहां पे क्या था, वहां पे हम ये वोल्टेज सोर्स होता था VTH, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करते थे ZTH, या अगर लोड रेजिस्टेंस है तो लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते थे।
यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करंट सोर्स आई एन, आई एन इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम जेड एन, और ये हो गया हमारा सर्किट। अगर लोड रेजिस्टेंस होगा यहाँ तो वो भी ऐड करेंगे। बस तो यही है नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है ये देखो, एनी टू टर्मिनल ऑफ अ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है, एंड एन इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ये इम्पीडेंस हो गया। नॉर्टन इम्पीडेंस बोलते हैं ये जेड एन जो है सेम होता है जेड टी एच के, सेम प्रोसेस है निकालने का भी। अब स्टेप्स देखो, पहले तो लोड रजिस्टर रिमूव कर, लोड रजिस्टर अगर हुआ क्वेश्चन में तो रिमूव कर दो, ये थर्ड स्टेप है भाई, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड है। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हमें पहले जेड एन इम्पीडेंस चाहिए। इम्पीडेंस पहले क्यों चाहिए भाई, क्योंकि करंट हम सेकंड में नहीं निकाल सकते जब तक इम्पीडेंस नहीं आएगा हमारे पास। इम्पीडेंस कैसे निकालोगे, वही प्रोसेस पुराना वाला, जो वोल्टेज सोर्स होगा, जो वोल्टेज सोर्स होगा, मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, और करंट सोर्स अगर है तो उसको ओपन छोड़ दो, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो वो करेंगे, देखो क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जेड जेड एन निकाल लेंगे, फिर उसके हेल्प से हम करंट निकाल लेंगे, और फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ निकाल के छोड़ दोगे तो टीचर नंबर नहीं देगा। सो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 ओम दिया हुआ है रजिस्टर, ये इंडक्टर J5, 2 ओम, 3J, 6 ओम, और ये वोल्टेज सोर्स एक दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, सर्किट बिटवीन, फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में मुझे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। अब देखो, पहले हम क्या किए, पहले हम जेड एन निकाल लें, वही जेड एन जेड टी एच सेम है, जेड एन निकाले हम यहाँ। जेड एन के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया यहाँ पे ए। अब देखो क्या करना है, वही पुराना मेथड जो मैंने बताया था, देखो यहाँ पे 5 ओम, अब ये देखो ये इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, ये देखो यहाँ पैरेलल किया हुआ, ये दोनों सीरीज में। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा या नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। ये ए था, इस पॉइंट को मान लो डी, इस पॉइंट को मान लो सी। अब ये सी है तो ये देखो यहाँ से यहाँ आया, ये भी सी। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, ये देखो मान लो ये सी था, सी और ये डी। अब एक रेजिस्टेंस देखो सी से डी के बीच में, यहाँ देखो सी से डी के बीच में 5 ओम है। अब देखो सी से डी के बीच में देखो और एक इंडक्टर है, सी से डी के बीच में एक इंडक्टर है J5 ओम का। ये देखो सी से डी के बीच में एक इंडक्टर था। अब देखो सी से बी के बीच में, अब सी से बी के बीच में, बी कहीं और बना लो, बी यहाँ मान लो बना लिया। सी से बी के बीच में एक इंडक्टर और है, तो ये J3 ओम हो गया। अब देखो ए से डी के बीच में, अब ए यहाँ बना लो, अब ए से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम। अब देखो ये पैरेलल में आ गया दोनों, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व किया हुआ है, यहाँ देखो ये रहा, ये पैरेलली, पैरेलली कैसे सॉल्व होगा, 1/5 ओम प्लस 1/J5 करोगे तो यही आएगा ये वाला, 2 + J3, ये देखो J3 ये 2, इसको क्या करेंगे, सीरीज में दिख रहा है ऑब्वियसली, इसको ऐड कर दो, और ये 1/6 पैरेलली है ए से बी के बीच में। देखो ए से बी के बीच में ऐसे ये एक रजिस्टर 6 ओम का, ये देखो ये पैरेलली 6 ओम। अगर समझ आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हम उसके बाद क्या किए, जेड टी एच को कैलकुलेट कर दिया, 1/6 है ये था पैरेलली। अब क्या करेंगे, स्टेप 2, जेड टी एच तो निकल गया भाई। अब आई एन कैलकुलेट करेंगे। अब आई एन के लिए क्या करते हैं, आई एन के लिए हम क्या करेंगे, जिन दो टर्मिनल के बीच में निकलता है उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे। जिन दो टर्मिनल के बीच में आई, ये हमें निकालना होता है नॉर्टन इक्विवेलेंट, उसको हम शॉर्ट करेंगे पहले। उसका लोड रजिस्टर रिमूव हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ था नहीं। तो देखो जब हम इसे शॉर्ट करेंगे तो इस 6 ओम का कोई काम नहीं रहेगा, करंट यहाँ आएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इस 6 ओम को कोई यूज नहीं है 6 ओम का। तो ये डमी ब्रांच हो गया। तो एक नया सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, इस डमी ब्रांच को हटा देंगे, ये एक नया सर्किट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमें आई एन जानना है, और आई एन कैसे पता चलेगा, यहाँ I2 करंट मान लिया, यहाँ I1 करंट मान लिया, केवीएल लगा दो, लूप 1 लूप 2 हो गया मैथ सॉल्विंग वाला मेथड से। अब देखो, अब मैं बताया, मैं तो माइनस वाला लेके चलता हूँ भाई, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ मैं माइनस लिया तो यहाँ प्लस लेके चल रहा हूँ। तो ये -55 पॉइंट, ये -55.8, एंगल आ गया 17.4, माइनस प्लस 5I1
प्लस प्लस J5। अब देखो I1 माइनस I2 कर दो, ये इज इक्वल्स टू 0, यही होगा। देखो ये देखो यही लिखा है। इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में वैसे ही लगाओगे। कैसे करोगे? इक्वेशन 2 में यहाँ देखो सर्किट में, इक्वेशन 2 में, इस सर्किट में देखो, इक्वेशन 2 में देखो यहाँ क्या होगा, 2 ओम है, 2 ओम इंटू 2 इंटू I2, देखो 2 इंटू I2 यहाँ पे। फिर देखो J3 इंटू I2। अब यहाँ जो J5 है, J5 में फिर I2 को बड़ा मानेंगे तो J5 इंटू I2 माइनस I1 0 हो गया। ये हम इक्वेशन 2 निकाल लिए। अब इक्वेशन 2 जब आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल लगाएंगे। क्रैमर्स रूल से हमें चाहिए I2। क्यों चाहिए I2? यहाँ देखो, हमें जानना था I1, यहाँ हमें, सॉरी, हमें जानना था IN। अब I2 जो होगा इस सर्किट में वही तो IN है भाई, I2 ही तो IN है। हमें I2 जानना है तो हम क्या करेंगे, पहले डेल्टा निकाल लिया इसका, वही क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से डेल्टा आ गया। अब I2 के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड रो को, I1 के लिए हम फर्स्ट रो को करते हैं, I2 के लिए हम सेकंड रो को इससे एक्सचेंज करेंगे। यहाँ देखो, इसका डेल्टा 2 निकाल लिया। अब I2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ये हमारा करंट आ गया यहाँ। तो ये था नॉर्टन थ्योरम। अब नॉर्टन थ्योरम में लास्ट जो स्टेप है वो हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या, वोल्टेज सोर्स, सॉरी करंट सोर्स हमने निकाल लिया IN। अब उसके साथ पैरेलली में कनेक्ट कर दो ZN या ZTH, जो भी हमने निकाला सेम ही होता है, ZN ZTH निकालने का प्रोसीजर। इन दोनों को निकाल दिया, ये हमारा आ गया टर्मिनल A और B के बीच का नॉर्टन इक्विवेलेंट। ये है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब VTH क्या होगा, VTH IN इंटू RN। अगर पूछ दिया कि वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज बताओ नॉर्टन सर्किट से, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहाँ RN तो है नहीं भाई, तो वही RN के जगह हम ZN यूज करते हैं पूरे AC सर्किट में। सो चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा स्टार कन्वर्जन। बहुत इजी है, याद करो, DC के लिए हम लोग पढ़े थे। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये देखो स्टार, ये स्टार ऐसा होता है, ये स्टार हो गया हमारा, और इसको डेल्टा बोलते हैं। ये हो गया स्टार, ये हो गया डेल्टा। अब स्टार के लिए क्या करोगे, यहाँ देखो स्टार में मान लो ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो ये हमने मान लिया इसको, देखो इसको मान लो ऐसे करना, ये हो गया RZ, इधर से कर लो, ये हो गया RX, और ये जो था हमारा RY। अब फॉर्मूला देखो, दो है फॉर्मूला, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये वाला मुश्किल है थोड़ा सा, ये वाला मुझे आसान लगता है। देख लेना आपको क्या, मैं तो कहूंगा यही याद करो। क्यों? R1 R2 R2 R3 अब ये सब जगह यूज हो रहा है, देखो यहाँ भी, यहाँ भी। एक बार आप ये फाइंड कर लो, सबसे डिवाइड कर दो। अच्छा सर, तो ये होता कैसे, देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R2। अब देखो क्या है, जब हमें R x चाहिए तो हम R3 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों छोड़ देंगे। जब हमें RX चाहिए तो उसके अपोजिट वाले से डिवाइड करो, R1 R2 R2 R3 R1 R3। ये तो सेम रहेगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। कितना सिंपल है, देखो A1 2 2 3 3 1, ये सबके लिए सेम है। डिवाइड कैसे करोगे वो बता दिया मैंने। अगर ये RX ले रहे हो, R3 से डिवाइड करो, RY से ले रहे हो तो R1 से डिवाइड करो, RZ ले रहे हो तो R2 से, एग्जैक्टली उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, वही चीज है। लेकिन ये हमें AC में पढ़ना है, DC में तो हम पढ़ रखे हैं। तो देखो DC AC में क्या होता है, फॉर AC ये चेंज क्या है, यहाँ पे मान लो XL आ सकता है, XC आ सकता है, रेजिस्टेंस है जो ये हमारा, तो ये सब रिएक्टेंस इंपीडेंस भी आ सकता है। तो मान लो ये XL को मैंने यहाँ पे ZA मान लिया, यहाँ देखो ZA, ऐसे देख लो, ये हमारा ZA है, ये हमारा ZB है, ये हमारा ZC है। अब देखो डेल्टा में आपको ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। अब ये हो गया ZAC, ये AC, ZAC ले लिया मैंने, इसको मैंने मान लिया ZAB, और ये जो था हमारा ये हो गया ZBC।
अब जेड एसी के लिए क्या करोगे, सेम फॉर्मूला, जेड ए इंटू जेड बी प्लस जेड बी इंटू जेड सी प्लस जेड सी इंटू जेड ए डिवाइड बाई। अब डिवाइड क्या करोगे, अगर जेड ए सी चाहिए तो जेड बी से डिवाइड करो इस वाले से। अगर जेड अगर जेड बी सी चाहिए तो जेड ए से डिवाइड करो। अगर जेड ए बी चाहिए तो जेड सी से डिवाइड करो। वही अगर मान लो यहाँ पे जेड हम ए सी चाहिए, जेड ए सी निकाल रहे होते हैं, तो हम यहाँ जेड बी से डिवाइड कर रहे होते हैं। देखो वही चीज लिखा है, ए बी जब चाहिए तो ये वाला इससे एक्स सी हमारा जेड सी है, देखो यहाँ जेड सी से डिवाइड किया, जेड ए वही है, सेम ऊपर वाला ही कॉपी चीज है, आसान है बिल्कुल ये। अब देखो एक क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में देखो जेड ए हमें दिया हुआ है, जेड बी दिया हुआ है, जेड सी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसे डेल्टा में निकालने के लिए, यहाँ हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम इसे मान लेंगे जेड ए सी, इमेजिनरी लाइन ये खींचो, जेड ए बी, ये हो गया जेड बी सी। अब क्या, अब तो हमें पहले से ये पता है भैया ये जेड ए जेड बी जेड सी दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी इंटू जेड सी प्लस जेड सी इंटू जेड ए। पहले तो हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकालने के बाद इस इसको निकालने के बाद इसके सामने वाले को डिवाइड करते जाएंगे। अब मान लो जेड ए सी चाहिए, जेड ए सी के लिए जेड बी से डिवाइड कर दिया, जेड ए सी चाहिए तो जेड बी से डिवाइड कर दिया, ये चीज सब जगह सेम है। बस यही देखो, ये कैलकुलेटर पे डालो, इस चीज को मैंने डी मान लिया यहाँ पे, यहाँ निकाल लो, डी की वैल्यू आ गई। अब डी डिवाइड बाई जेड सी, ये सारा करा हुआ है देखो। और बाद में इसे डेल्टा में चेंज कर दिया, जेड ए ये हो गया, जेड ए बी ये हो गया, जेड ए सी है सॉरी, जेड बी सी, ये हमारा आंसर। सो अब हम बात करेंगे डेल्टा टू स्टार। अब डेल्टा टू स्टार के लिए क्या करता है, डेल्टा टू स्टार देखो हम लोग डीसी में पहले से पढ़ रखे हैं, ये वाला डेल्टा, हम ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं, इस फॉर्म में हो तो ये डेल्टा हो गया हमारा। अब क्या करोगे, ये निकाल लो, ये देखो आर ए आर बी आर सी। अब फॉर्मूला बस देखो एक बार, मैं इस वाले में समझा दूंगा। आर ए को देखो कैसे लिखा, ये देखो आर ए ये रहा, आर ए के लिए क्या किया हमने, आर वन इंटू आर टू, इन इसके एडजेसेंट साइड, यहाँ देखो जो ये कनेक्शन आ रहा है इसके एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई तीनों, आर वन आर टू आर थ्री, तीनों जोड़ दो। सबसे आसान फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, बहुत इजी है। यहाँ देखो आरबी चाहिए, आरबी के लिए देखो क्या किया, आरबी ये देखो आर टू इंटू आर थ्री और आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इतना आसान है। देखो आरसी के लिए देखो सेम, इधर वाले का ले लेंगे, इधर वाले का मल्टीप्लाई, देखो आर वन इंटू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सेम चीज होगा। एसी के लिए भी कुछ अलग तो होने वाला नहीं। अब जेड बी निकालना होगा तो जेड ए बी इंटू जेड बी सी अपॉन में जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, वही है देखो, तीनों के लिए हम वैसे ही निकालेंगे, एकदम एग्जैक्ट सेम है, आसान। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये देखो जेड ए बी दिया हुआ है, जेड बी सी दिया हुआ है, जेड ए सी दिया हुआ है। अब हमें स्टार निकालना है, ये देख तीनों वैल्यू दी हुई है। अब जेड ए के लिए क्या करोगे तुम, जेड ए देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ देखो जेड ए। अब जेड ए के एडजेसेंट में ये दोनों है, जेड ए सी और जेड ए बी, तो ऊपर में क्या करोगे, जेड ए सी इंटू जेड ए बी डिवाइड बाई जेड ए सी प्लस जेड ए बी प्लस जेड बी सी, तीनों को जोड़ दो, ये एक बार निकाल लो, ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन करते रहना। तीनों के लिए इस चीज से को सेम है, निकाल लिया हमने तीनों का। ये जेड ए जेड बी जेड सी नीचे से सेम है, तो 24 प्लस 19 ओम आ गया, जे 19 जे ओम आ गया। अब जेड ए के लिए इसको मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर बिना अभी तक कैलकुलेटर यूज करना नहीं सीखे हो, नहीं होगा, खुद से करो कैलकुलेटर पे यूज। ये हमें आ गया तीनों। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये हमारा स्टार फॉर्म है, ये हमारा डेल्टा फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिज सर्किट्स। ब्रिज सर्किट देखो ये रहा ब्रिज सर्किट हमारे पास, ये ब्रिज सर्किट होता है, इसको ही बोलते हैं ब्रिज सर्किट। इसके बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है, कि डिटेक्ट करने के लिए कि करंट इधर फ्लो कर रहा है, बैलेंसिंग के लिए यूज होता है ये सारा चीज।
अब देखो ये मान लो Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, Z4 है। बैलेंस जब रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये ID है, ID जीरो हो जाएगा। और Z1/Z2 = Z3/Z4। अब इससे सवाल क्या आ जाएगा, Z1 दे देगा, Z2 दे देगा, Z3 दे देगा, आपसे पूछ देगा Z4 बताओ क्या होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं Z4, ये तीन चीज दिया हुआ है, Z4 इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है। एक चीज और यहाँ पे कि AC ब्रिज और DC ब्रिज क्या होता है। AC ब्रिज में देखो AC सप्लाई यूज होता है, DC ब्रिज में DC सप्लाई। इट कॉन्टेन्स रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, फेजर आर इन्वॉल्व। यहाँ पे फेजर्स होते नहीं है, ये सिर्फ रेजिस्टर कॉन्टेन करता है। एक बार डेफिनेशन देख लेना, अ ब्रिज सर्किट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर two voltage divider are connected in parallel and a device detector is connected between them to measure। यही चीज लिखा है। सो अब हम देखेंगे एक चीज और यहाँ पे था, बैलेंस कंडीशन में मैग्नीट्यूड Z1 × Z4, ये देखो Z1/Z2 = Z3/Z4, ये था ना। Z1 × Z4 = Z3 × Z2, ये वहीं से आ रहा है। इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बैलेंस में। जब बैलेंस रहेगा तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और एंगल देख लो, φ1 + φ4, φ2 + φ3, ये जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल भी सेम होता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन सिंपल सा है, इसमें वैसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन से वही लैपलेस वाला जो डोमेन वगैरह चेंज कर देते हैं, टाइम डोमेन से लैपलेस डोमेन में, उनसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है बस। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है देखो, HW इसे डिनोट करते हैं, या B out/B in, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। यही ट्रांसफर, ये सर्किट डायग्राम देख लेना, ये वाला थोड़ा सा डायग्राम अगर आ गया तो बना देना, और क्या। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द आउटपुट सिग्नल रिलेट्स टू इनपुट सिग्नल डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। बस वही चीज, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब देखेंगे ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या क्या करते हैं। वैसे ट्रांसफर फंक्शन यहाँ का हम निकालेंगे RC सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन, ये हमें काम आएगा हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर में, इसीलिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब देखो ये टाइम डोमेन में है, सर्किट है, RC सर्किट है, बेसिकली R और C है। ये RC सर्किट, ये लो पास फिल्टर का है, ये लो पास फिल्टर का। लो पास फिल्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है सीरीज में रहता है वोल्टेज सोर्स से, और ये वोल्टेज से ये पैरेलल में, ये पैरेलल में होगा वोल्टेज, जो V इन होगा वो पैरेलल में होगा कैपेसिटर से। तो ये लो पास का LPF, लो पास फिल्टर। इसको लाप्लास डोमेन में देखो यहाँ चेंज करेंगे, सी का जो लाप्लास डोमेन होता है 1/SC होता है। इसको चेंज करके हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। अब वोल्टेज क्या, आउटपुट वोल्टेज VS = V in। अब हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल से पता करना है कि इसमें क्या वोल्टेज आ रहा है। तो V in लाप्लास डोमेन में बात चल रही है, इनटू 1/SC, जिसका हमें जानना है उसको ऊपर रखो, बाकी टोटल नीचे कर दो। टोटल मतलब क्या, यहाँ R और 1/SC था, ये R है, ये 1/SC था, टोटल जोड़ दो, 1/SC का जानना था, 1/SC कर दिया, ये आ गया हमारा। ये हमारा आ गया 1/1 + RSC। इसी को बोलते हैं HS। क्यों, ये HS कैसे आ गया, ये RSC कहाँ से आया, ये BO/B in कर दो, इसको बोलते हैं HS। ये देखो यहाँ, इस V in को यहाँ नीचे भेजा, यहाँ V in, और V out/V in, इसी को HS बोलते हैं। ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन फॉर लो पास फिल्टर। हाई पास के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी बताया, पैरेलल में इसको कर दो इससे, तो आगे आप निकालना रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस ऊपर, टोटल नीचे, ये आ गया हमारा हाई पास फिल्टर। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक एलिमेंट का क्या क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। अब देखो ये एडमिटेंस YS जो है यहाँ पे एडमिटेंस है लैप्लास डोमेन, क्या होता है 1/ZS। इम्पिडेंस इन लैप्लास डोमेन का रेसिप्रोकल करोगे तो एडमिटेंस इन लाप्लास डोमेन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे YS लाप्लास डोमेन एडमिटेंस बता दिया मैंने, ZS लाप्लास डोमेन इम्पिडेंस। S क्या है, S देखो S = j ओमेगा। ये जो पहले हम कैलकुलेट कर रहे होते थे, J बार बार J आ रहा होता था, ये लाप्लास डोमेन में जाने के बाद
वेरिएबल एस दे दिया हम इसको, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखो एलिमेंट, इम्पीडेंस, एडमिटेंस। अब रेजिस्टर के लिए क्या होगा, रेजिस्टर कांस्टेंट होता है भाई, इसका लैप्लस डोमेन आर ही होगा। एडमिटेंस 1/r होगा। इंडक्टर का एसएल होता है, कैपेसिटर का 1/sc होता है, इसका रेसिप्रोकल करके ये होता है। तो ये था हमारा ट्रांसफर फंक्शन और लैप्लस ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ। तो देखो ये था क्वेश्चन पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू में ये आया हुआ था, एन टर्म का पीवाईक्यू। इसमें कुछ नहीं करना, बोला एडमिटेंस ट्रांसफॉर्म वाई एस निकालना। अभी हमने देखा वाई एस इक्वल्स टू 1/जेड एस। अब जेड क्या, इम्पिडेंस वाली बात हो गई। अब यहाँ देखो सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले से, एक्सएल एक्सी जैसा तो निकालना ही नहीं। ये एस जो है एस, ये ऑलरेडी रिएक्टेंस ही है इसका। 2/s क्या है, ऑलरेडी रिएक्टेंस ही है कैपेसिटर। आपको क्या करना है, सिंपली 1/5 प्लस 1/3 प्लस एस, ये दोनों सीरीज में इसलिए जोड़ दिया, पैरेलली कर रहे हैं क्योंकि ये 1/z निकाल रहे हैं, 1/z प्लस क्या करोगे, 1/टू प्लस 2/s। इसको सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही हो गया। बस इतना सा सवाल था, इतना सा सवाल पूछा था, 3.5 नंबर का। 3.5 नंबर का था, 3.5 मिनट ना लगे इसको बनाने में। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है पैसिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर देखो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। पैसिव फिल्टर क्या है, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ बैंड को ये जो है फिल्टर कर देता है, उसको पास नहीं करने देता। देखो यहाँ क्या लिखा है, पैसिव फिल्टर आर सर्किट मेड विथ पैसिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट, पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट वो है जो एनर्जी एनर्जी सर्किट में एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है, जो सर्किट में एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। और एक्टिव कौन है, जो एनर्जी डिलीवर कर रहा होता है। जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है उसे बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट, और जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो उसे बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो जो पैसिव एलिमेंट होता है, लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे पैसिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर। तो देखो, दे आर यूज टू अलाउ और ब्लॉक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंजेस इन एसी सिग्नल। पैसिव फिल्टर वो है जो पैसिव कंपोनेंट या पैसिव एलिमेंट से बना होता है, और वो अलाउ या ब्लॉक करता है एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को एसी सिग्नल में। नो एक्सटर्नल पावर या सोर्स नीडेड एक्सेप्ट इनपुट सिग्नल। सिर्फ इनपुट सिग्नल हम देंगे इस सर्किट में, कोई पावर सोर्स हम नहीं देते हैं। मेन टाइप देखो क्या होता है पैसिव फिल्टर का, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। अब ये पासेज लो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स, हाई फ्रीक्वेंसी पासेज, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्स, लो फ्रीक्वेंसी, जो नाम में है वही चीज है। बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर का मतलब क्या, बैंड किसको बोलते हैं, एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। इस बैंड में अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको पास करेगा, इसके इधर इधर हुआ तो वो पास नहीं होगा। अब देखो बैंड स्टॉप फिल्टर। अब बैंड स्टॉप फिल्टर क्या, ये जो है इस बैंड में हुआ तो वो स्टॉप कर देगा, इसमें हुआ तो स्टॉप कर देगा, इस साइड हुआ तो पास कर देगा। ये हो गया बैंड पास फिल्टर। आओ एक बार देख लो, लो पास फिल्टर का देख लो, ये डायग्राम बना देना। अगर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर में आ गया, हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर बताओ क्या है, ये डायग्राम बना देना। वो सर्किट जो मैंने बताया था कि लो पास फिल्टर में जो है कैपेसिटेंस आता है वोल्टेज के साथ, और हाई पास फिल्टर में रेजिस्टेंस आता है वोल्टेज के साथ। ये हाई पास का है, ये लो पास का है। ये सारे डायग्राम बना के आप ये शो कर सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2πRC होता है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा सी वाला जो है, उसके लिए पूछा अगर कि कितने फ्रीक्वेंसी तक है तो ये, अब ये जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहाँ बस एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि हाँ भाई इसके पहले आया तो मैं स्टॉप करूंगा, इसके बाद आया तो ये पास बैंड है, ये पास बैंड है। अब देखो बैंड पास फिल्टर क्या होता है। अब बैंड पास फिल्टर पासेस फ्रीक्वेंसी विद इन अ फ्रीक्वेंसी बैंड एंड ब्लॉक्स और एटेन्यूएट फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द बैंड। मतलब ये जो है स्टॉप स्टॉप एक पर्टिकुलर बैंड और पर्टिकुलर रेंज में पास करेगा, बाकी में स्टॉप करेगा। जो मैंने पहले बताया था, बाकी जगह पे ये स्टॉप करेगा, सिर्फ एक सर्टेन रेंज ऑफ
फ्रीक्वेंसी पे पास करेगा। इसका जो इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ दे, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, एक लास्ट टॉपिक में पढ़ा दूंगा रेजोनेंट क्या है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब बैंड पास फिल्टर क्या हो गया, बैंड स्टॉप फिल्टर, देखो सॉरी बैंड स्टॉप फिल्टर। अब यहाँ पे देखो ये एक सर्टेन रेंज दे दिया था भाई, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2, इसमें हमें स्टॉप करना, बाकी को पास करो। तो देखो यहाँ ये पास कर रहा है इधर, ये पूरा इनफाइनाइट तक पास करेगा, एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दिया। अब ये कुछ फार्मूला वगैरह देख लेना इसको। ये फार्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था वहीं से आया, जो यहाँ पे बैंड पास फिल्टर में, ये हाई पास फिल्टर के लिए किया था, ये लो पास फिल्टर, यहीं से वो फार्मूला डिराइव हुआ है, देख लेना। अब हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो था, रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट देखो क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल एंड एक्ससी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। और जब एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी हो जाए, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी हो जाए तो उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। या फिर VL इज इक्वल्स टू VC हो जाए तो उसको रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं। बस यही था। अब कोई बोल दे कि ये सर्किट रेजोनेंस है कि नहीं बताओ, मान लो ऐसा चल रहा हो, तो इसका निकालोगे आप, एक्सएल निकालो एक्सी, अगर ये दोनों सेम हो गया तो वो रेजोनेंस कंडीशन है और वो सर्किट रेजोनेंट। अब देखो यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ देखे थे, ये देखो यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी था F0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल, ये कैसे आया, ये देखो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी करेंगे, इस ओमेगा को इधर भेजो, एल को इधर भेजो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। अब ओमेगा को क्या लिखोगे, 1/√LC। फ्रीक्वेंसी इस ओमेगा को चेंज कर दो, 2 पाई एफ, तो ये क्या आ गया, यहाँ देखो। अब ये F0 जो है 2 पाई नीचे आ जाएगा यहाँ से, इस 2 पाई को यहाँ भेज दो, ये आ गया हमारा। तो यही था रेजोनेंट सर्किट, ये बहुत आसान सा है रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट कुछ भी नहीं है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी कर दो, खत्म बात। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो चलिए, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।